हेलो एवरीवन। तो आज हमारा फोर्थ सेशन है पॉलिटी का। तो पॉलिटी हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है। मुझे कुछ चीज़ें मालूम नहीं थी पीपीटी की, अभी मुझे मालूम चल गई एंड आई एम वेरी हैप्पी। चलो, तो आज का जो टॉपिक है इट इज़ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का निर्माण कैसे शुरू हुआ, ये हमें आज डिस्कस करना है। अभी तक हम लोग देख चुके थे जो माइलस्टोन्स थे, कैसे धीरे 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 हमारे संविधान निर्माण की तरफ हम बढ़ रहे थे। और अब फाइनली वो चैप्टर आ गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो प्री में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो स्टार्ट करें मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। तो कुछ माइलस्टोन्स हम लोग अभी देखेंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो पहला हम लोगों ने देखा था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब आप कहेंगे मैम 97 आपने 1773 से शुरू किया, रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू किया। बिल्कुल मैंने वहाँ से शुरू किया था, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, जो संविधान सभा है, ये कैसे इसका निर्माण हुआ, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी, इवेंट्स थी, दोज हु फोर्स्ड ब्रिटिशर्स टू अलाउ अस टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऐसी कौन कौन सी घटनाएं थी जिनकी वजह से ब्रिटिशर्स को मजबूर होना पड़ा, हमको हाथ में ये अधिकार देना पड़ा कि हम अपना संविधान खुद से बनाएंगे ना। पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आप में से कितने लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक रूल है, नियमों का एक संग्रह है ना, जिनके अनुसार किसी भी देश या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन चल सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, संविधान क्या हो गया? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रूल, नियमों का एक संग्रह है विच हेल्प्स टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कंट्री और द ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी भी देश या संस्था में चल रहे प्रशासन को अच्छे से स्मूथली चलाने के लिए हेल्प करते हैं कि आपको क्या करना है इस देश में, आपको क्या करना है इस कंपनी में, आप इस देश में रहकर क्या नहीं कर सकते, या आप इस कंपनी में रहकर क्या कर सकते हैं। तो ये जो डूज एंड डोंट्स होते हैं, जो करना है नहीं करना है वाली लिस्ट होती है, इसको हम एक तरीके से अच्छे शब्दों में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए जो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो इंट्रोड्यूस किया गया इंग्लैंड के द्वारा या ब्रिटेन के द्वारा, बेसिकली ये एक तरीका था इंडियंस को समझाने का कि हमको आपकी फिक्र है ना। क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो इट्स अबाउट टू एंड। तो इनको ये मालूम था कि यदि इंडिया हमारा साथ नहीं देगा तो फिर से यदि कोई ऐसा वॉर होता है तो हमारी तो कमर टूट जाएगी। तो इंडियंस को कहीं ना कहीं धोखे में या छलावे में रखने के लिए ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट को ये लेकर आए थे और इसमें काफ़ी सारे एक तरीके का कानून था। एक्ट मतलब क्या हुआ, कानून था, है ना, जो कि ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए बनाया था और बहुत सारे काम करने की हमको आज्ञा देती थी। लाइक इलेक्शन हम लोग लड़ सकते थे, हम लोग अपने हिसाब से वोटिंग कर सकते थे, हम लोग पार्लियामेंट में जा सकते थे। लोअर हाउस और अपर हाउस तो पहले ही बन गए थे, यू नो दैट, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है। जिनको नहीं मालूम है पुराने वीडियो ज़रूर देखना, है ना। तो हम लोग पार्लियामेंट में जाके बहस कर सकते थे, कोई बिल ला सकते थे, तो ये सारी फ्रीडम दे दी गई थी। लेकिन फिर भी हमारे हाथ में हमारे देश की बागडोर पूरी तरीके से नहीं थी। तो 1935 से शुरू हुआ। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के कुछ टाइम पहले ही 1934 में सर बी एन रॉ जो थे, उन्होंने पहले एम एन रॉ जो थे, इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाइए ना। इन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने क्या प्रपोजल रखा, सर एम एन रॉ ने, देखो एम एन रॉय ने क्या कहा कि आप क्यों रूल बना रहे हैं इंडियंस के लिए, आप हमको अधिकार दे दीजिए, हम लोग खुद ही बना लेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाइए। तो सबसे पहले संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो विचार था, सजेशन था, वो किसने दिया? एम एन रॉय जी ने दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, एम एन रॉय। चलो आगे बढ़ते हैं। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो इसके बाद कांग्रेस जो थी, इन्होंने भी एम एन रॉय के सजेशन पे विचार किया और कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू जी ने फिर एक प्रपोजल दिया ब्रिटिशर्स को और ये कहा कि काम कीजिए, आप हमको अधिकार दीजिए, हम अपना संविधान खुद ही बनाएंगे।
ठीक है, आपकी सरकार रहे ठीक है, लेकिन हमारे हमारे लिए नियम हमको बना दीजिए। किसने कहा ये? जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमको बनाने दो भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का। तो ब्रिटिशर्स समझ गए थे कि अब अवेयर हो रहे हैं, इनके पास पावर है, इंटेलेक्चुअल पावर है इंडियंस की तरफ, तो उनको फेवर में लेने के लिए, किनको? इंडियंस को फेवर में लेने के लिए, पढ़े लिखे इंडियंस को फेवर में लेने के लिए ब्रिटिशर्स ने अगस्त प्रपोजल लेके आए, अगस्त प्रस्ताव जिसको कहते हैं। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव में ये ऑप्शन था कि आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है बना सकते हैं, उसमें पार्ट ले सकते हैं संविधान निर्माण के लिए। यानी कि वो निकाय, वो बॉडी जो आपके लिए कानून बनाएगी, इंडियंस के लिए कानून बनाएगी, उसमें इंडियंस पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। तो अगस्त प्रपोजल के बाद फिर आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भी कुछ ऐसा ही कह रहा था कि आप हेल्प करिए हमको, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप हमको हेल्प करिए और हम आपको हेल्प करते हैं। बहुत सारे लुभावने वायदे किए गए थे, है ना। क्रिप्स मिशन को तो बहुत सारे टाइटल्स भी दिए गए हैं, डूबते हुए बैंक का अगली तारीख का चेक, ऐसा कुछ कहा गया है ना बाय गांधी जी। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन के बाद 1946 का कैबिनेट मिशन। अच्छा, इनको मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ, आपको ये ऑर्डर याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं क्योंकि अंकुर सर आपको ये अन अकेडमी पे क्लास ले ही रहे हैं, पढ़ा ही रहे हैं, है ना। उनके पढ़ाने के बाद चाहो तो मैं एक बार छोटे छोटे वीडियोस हर एक मिशन के लिए बना दूंगी, यदि आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो। अभी नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 1946 का कैबिनेट मिशन आया और ये बहुत इंपॉर्टेंट था कैबिनेट मिशन। अब आपको बताना है, 2 आंसर देने हैं आज के लिए। मुझे आप बताएंगे कि 1940 में, 1940 में हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया। इंडिया में उस वक्त वाइसराय कौन थे जब अगस्त प्रपोजल आया? दूसरा, हु वॉज द वायरस, सॉरी नॉट वायरस, इट्स वाइसरॉय व्हेन क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया। जब क्रिप्स मिशन आया था इंडिया, उस वक्त वाइसरॉय कौन थे? क्या एक ही थे या कोई और थे? ये आपको आंसर देना है ना। तो फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन जो था, इन्होंने फिर सपोर्ट किया, इन्होंने बोला कि ठीक है आप संविधान सभा बनाइए, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगी उसमें जो मेंबर होंगे, मतलब संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन मेंबर्स से मिलकर बनेगी, उन मेंबर्स के लिए प्रॉपरली इलेक्शंस होंगे, है ना। तो हमें देखना है कि इलेक्शंस को किस तरह से प्रोसीड किया गया, किस तरह से चुनाव हुए, कौन से चुनाव हुए। दे आर नॉट लाइक कॉमन इलेक्शन, ये आम चुनाव नहीं थे, ये चुनाव थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, संविधान सभा के लिए। कौन होंगे वो जो हमारी किस्मत का फैसला करेंगे, जो इंडियंस की किस्मत का फैसला करेंगी, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एम.एन. रॉय जी जो थे, इन्होंने सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा इंडिया में 1934 में मांगी थी। अब देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसका सबसे पहले विचार किसने दिया? जो कैबिनेट मिशन था उसने दिया, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन ने क्या कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी उसमें जो भी मेंबर होंगे, दे वर इलेक्टेड ऑन लिमिटेड फ्रेंचाइज, ठीक है। बहुत ही सीमित जगहों से, बहुत ही सीमित स्थानों से इनका इलेक्शन होगा। सबसे पहले तो मेंबर्स बहुत ही सीमित जगहों से रहेंगे। उसके अलावा जो कैबिनेट मिशन ने क्या बोला कि जो इलेक्शन होंगे ना, वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होंगे। अब ये समझना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला रोल समझना। हमको मालूम है कौन कैंडिडेट है, हम जाते हैं और वहाँ पे ईवीएम पे जाके बटन प्रेस कर देते, ये डायरेक्ट इलेक्शन हुआ। हम चूज कर रहे हैं कि कौन हमारा लीडर होगा, है ना। लेकिन इनडायरेक्ट क्या होगा? इनडायरेक्ट ये होगा कि आम जनता को कुछ नहीं मालूम, जैसे कि राज्यसभा में होता है किसने किसको वोट दिया, जैसे कि प्रेसिडेंसी के लिए होता है, राष्ट्रपति के लिए होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। जिन लीडर्स को हम चुनते हैं वो लीडर्स जाके आगे अपना लीडर चुन लेते हैं, तो ये डायरेक्ट नहीं हुआ। जो सांसद विधायक हैं उनको तो हम चुनते हैं, लेकिन ये सांसद विधायक आगे जाके किसको अपना लीडर चुन लेते हैं, किसको प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं होता। तो इस तरह से ये जो इलेक्शन होता है ये इनडायरेक्ट होता है। तो कैबिनेट मिशन ने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, जो संविधान सभा बनेगी, उनके सदस्य, उसके मेंबर्स इनडायरेक्ट इलेक्शंस से ही आएंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव से आएंगे। और जो मेंबर्स ये आएंगे वो मेंबर्स कहाँ से सिलेक्ट किए जाएंगे? फ्रॉम द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि अलग अलग सदस्य हैं। कौन से सदस्य हैं? जो ब्रिटिश इंडिया के और जो कि प्रोविंशियली स्टेट्स जो थे, प्रिंसली स्टेट्स जो थे,
ठीक है। जो राज्य ऐसे राज्य थे जहाँ पर राजा महाराजा अभी भी थे जिन्होंने ब्रिटिश का हुकूमत स्वीकार नहीं की थी, प्रिंसली स्टेट्स को हिंदी में मुझे बताना चाहिए, जो रियासतें थी, ठीक है। तो रियासत के मेंबर्स जो हैं उनको इलेक्ट किया जाना था। अब ये समझना थोड़ा सा कैसे इलेक्शन हो रहा था। इन्होंने ये कहा कि जो आपकी संविधान सभा बनेगी, संविधान सभा के जो मेंबर्स होंगे वो मेंबर्स चुने जाएंगे 389 सीट्स में से। यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, है ना, प्लीज़ देखना। तो आपकी जो संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में के मेंबर होंगे उनको 389 मेंबर्स में से आप सिलेक्ट करना। अब ये जो 389 मेंबर्स हैं, ये जो 389 सीट्स के लिए इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कैसे हो रहे थे, इनडायरेक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो ये जो इलेक्शंस होंगे उनमें से 296 सीट्स जो है, 296 सीट्स पे इलेक्शन किसके लिए होगा, ब्रिटिश इंडिया के लिए होगा। जबकि 93 जो सीट्स हैं उनमें इलेक्शन कहाँ होगा, जो देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, वहाँ इलेक्शन हो रहा था, ठीक है। फिर से समझना, इन्होंने ये कहा कि आपके पास 389 सीट्स है, उन 389 सीट्स में से 296 सीट जो है वो ब्रिटिश इंडिया के लिए हम लोगों ने दे दी है। मतलब 296 सदस्य, 296 मेंबर जो थे सिलेक्ट होने वाले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, वो कहाँ से आएंगे, ब्रिटिश इंडिया से आएंगे। और 93 जो है वो कौन आएंगे, राजा महाराजा चुनकर देंगे, ठीक है। प्रिंसली स्टेट जो है, देसी रियासतें जो है वो चुनकर देंगी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि प्रिंसली स्टेट को ये सब मंजूर नहीं था और उन्होंने इलेक्शन के टाइम पर क्या किया, पार्टिसिपेट नहीं किया। दे सिंपली बॉयकॉट द इलेक्शन, इन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया, है ना। अब देखना ज़रा यहाँ पे, जब इलेक्शंस हुए तो 296 पे कितने सीट्स के लिए इलेक्शन हुए, 93 ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया, तो कितने इलेक्शन हुए थे, 296 सीट्स के लिए इलेक्शन हुए और इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए, ठीक है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन जब हुए तो देखना, गणित समझना, कितनों को कितनी सीट मिली। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे उनको कितनी सीट्स मिली, जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको मिले सीट्स कितने, 208, ठीक है। आईएनसी को 208 मिल गए, है ना। उसके बाद मुस्लिम लीग भी तो उस वक्त थी ना, पार्टीशन तो हुआ नहीं था। मुस्लिम लीग को मिले 73 सीट्स, किसको मिली, मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग के मेंबर्स को 73 सीट्स ही जीत पाए मुस्लिम लीग के मेंबर्स। उसके बाद जो निर्दलीय होते हैं, जो ना तो कांग्रेस से थे ना तो मुस्लिम लीग से थे, ऐसे 15 सीट्स थी, 15 लोग थे। तो टोटल यदि आप काउंट करेंगे तो आई गेस आपको समझ में आ जाएगा कितना हो गया, 296, है ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ने कितनी सीट्स जीत ली थी, 208। मुस्लिम लीग ने जीती थी कितनी, 73। और जो निर्दलीय थे, जो किसी भी पार्टी से नहीं थे, फ्री जो थे कैंडिडेट्स, उन्होंने कितनी जीते, 15 जीती, 15 जीती, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसने जीते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ऑब्वियसली इंडियन नेशनल कांग्रेस ही जो था वो बॉस था एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब इस हार के बाद इलेक्शन कब हुए थे, जुलाई अगस्त 1946 में हो गए थे इलेक्शन, 1946 में जुलाई अगस्त में इलेक्शन हो गए थे, है ना। तो इस हार के बाद वैसे भी मुस्लिम लीग ने क्या किया, बॉयकॉट कर दिया कि हमको नहीं पार्टिसिपेट करना है यार आपके उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और माउंटबेटन प्लान भी आ गया, आपको मैंने बताया था माउंटबेटन प्लान क्या था। माउंटबेटन प्लान और कुछ नहीं, प्लान ऑफ पार्टीशन था, विभाजन का प्लान था। तो मुस्लिम लीग ने फिर मना कर दिया आने से और फिर मुस्लिम लीग चली गई, अलग हो गई। और मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद अब भाई इलेक्शन तो हो चुके थे, असेंबली तो बन चुकी थी, तो पहली बार जब चुने हुए मेंबर्स ने मीटिंग की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनकी जो मीटिंग हुई पहली बार, वो कब हुई, 9 दिसंबर 1946 में हुई। पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 में। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फ्रांस को फॉलो किया। फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस में जब ये हमने फ्रांस से लिया है, जो इंटरिम जो चेयरमैन होते हैं, जो अंतरिम अध्यक्ष होते हैं या प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं, ये चीज़ हमने फ्रांस से ली है। तो फ्रांस में क्या होता है कि जब नए इलेक्शंस होने के बाद पहली बार मीटिंग होती है तो उस वक्त जो सीनियर मोस्ट होता है, सबसे अधिक उम्र का जो मेंबर होता है, उसको टेम्प्ररी प्रेसिडेंट या हेड बनाया जाता है जब तक कि हेड का सिलेक्शन ना कर लिया जाए। तो वैसे ही फ्रांस से इंस्पायर होकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 9 दिसंबर 1946 को न्यू दिल्ली में
जो टेम्पररी या इंटरिम प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया, किसको किया? डॉक्टर सच्चिदानंद को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली मीटिंग कब हुई थी और पहले या अस्थाई या टेम्पररी या इंटरिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद जो थे ये इंटरिम प्रेसिडेंट थे, अंतरिम अध्यक्ष थे। उसके बाद 11 दिसंबर 11 को, सिर्फ 2 ही दिन रहे सच्चिदानंद जी, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रॉपर वोट्स के साथ इलेक्ट किया गया परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन हो गए थे? परमानेंट प्रेसिडेंट कौन हो गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष कौन हो गए थे? तो एच.सी. मुखर्जी जो थे ये हो गए थे वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा लीगल एडवाइजर, कानूनी सलाहकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो कानूनी सलाहकार थे B.N. राव। 2 नाम, ये नाम बड़े कंफ्यूज करते हैं। M.N. रॉय ने क्या कहा था? M.N. रॉय ने क्या कहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाइए 34 में, जबकि B.N. राव जो थे ये थे लीगल एडवाइजर, है ना। तो आपको ये 2 नामों में कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद जब ये सारे डेट्स हो गए तो 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, हिंदी में कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, इसको प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब लाए? दिसंबर 13, 1946। 13 दिसंबर, 13 तारीख बड़ी अशुभ मानी जाती है, लेकिन 13 तारीख को बहुत शुभ काम हुआ था। ऐसे याद रखना, 13 तारीख को बड़ा शुभ काम हो गया था। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आगे देखते हैं। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, बेसिकली ये एक ट्रेलर था, ऐसे समझना। जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये एक तरीके से ट्रेलर के रूप में प्रस्तुत किया गया था कि देखिए इंडिया के लोगों या ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये ट्रेलर है और इसमें जो जो बातें हैं इन्हीं को हम एलोबरेट करेंगे, इन्हीं बातों से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव में ये बताया गया था कि हमारे संविधान में, हमारे बनने वाले कॉन्स्टिट्यूशन में किन बातों का हम ध्यान रखेंगे। तो चलो देखते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे। तो पहली बात तो जो नेहरू जी ने ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक्सप्लेन किया 13 दिसंबर को, तो इन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है इट बिकम इंडिपेंडेंट सॉवरेन एंड द रिपब्लिक कंट्री। इंडिया को हम एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित करते हैं। अब इंडिया पे किसी और का शासन नहीं रहेगा, इंडिया खुद के लिए ही नियम बनाएगी, अपने लोगों के लिए ही लॉ बनाएगी। हम कंफर्म करते हैं जस्टिस को, हम इंश्योर करते हैं जस्टिस को। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि वी मेक श्योर कि हर किसी को न्याय मिले, इंडिया के हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक को न्याय मिले। हम निश्चित करते हैं इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, वी मेक श्योर कि सबको समानता का अधिकार मिले, सब एक समान तरीके से ही ट्रीट किए जाएं। वी बिलीव इन द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, हम सबको विचारों का और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, हम फ्री करते हैं लोगों को एक्सप्रेस करने के लिए। वी प्रोवाइड सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड, डिप्रेस्ड क्लास, हम ऐसे लोगों को सुरक्षा देंगे और ऐसे लोगों को सुरक्षा देने का वादा करते हैं जो बैकवर्ड हैं, जो डिप्रेस्ड हैं, जो माइनर्स हैं, जो दबे हुए लोग हैं, जो छुपे हुए लोग हैं, जो पीड़ित हैं। द इंटीग्रिटी, हम बात करते हैं, हम इंश्योर करते हैं इंटीग्रिटी के लिए, हम ये निश्चित करते हैं कि भारत के जो सभी लोग हैं या जो भारत के जितने भी हिस्से हैं वो सब एक होंगे, सब एक साथ होंगे। एंड ऑल्सो द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, और इसके साथ साथ इंडिया और इंडिया के लोग हमेशा प्रमोट करेंगे, हमेशा प्रोत्साहित करेंगे विश्व शांति को और मानवता की सेवा को, वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में प्रेजेंट किए गए बाय दी पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके अलावा एक और बात जो कही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, उन्होंने ये कहा कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो देसी रियासतें हैं, इनको फ्री कर दिया गया है, वो जिसके साथ चाहे वो जा सकते हैं। ये चीज़ तो 1935 के एक्ट में भी था, या मुझे कहना चाहिए कि जो 1947 का जो माउंटबेटन प्लान था उसमें भी था, है ना। फ्रीडम ऑफ इंडिया एक्ट जो था, सॉरी नॉट 35, जो फ्रीडम ऑफ इंडिया एक्ट था ना,
उसमें भी ये कहा था कि प्रिंसली स्टेट्स को जिसके साथ जाना है जाए। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था नो हार्ड फीलिंग्स, आपको यदि इंडिया में आना है आप इंडिया में आइए, और यदि आप इंडिया में आते हैं, किनको कहा ये नेहरू जी ने, देसी रियासतों को कहा कि आप यदि इंडिया में आते हैं, इंडिया का हिस्सा बनते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, और हम आपको पूरी तरीके से रक्षा का वादा करते हैं और डेवलपमेंट ग्रोथ का वादा करते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट हम आपको दे देंगे, रेसिडुअल पावर हम आपको दे देंगे, कानून हम देखेंगे, रक्षा हम देखेंगे, विकास हम देखेंगे, लेकिन कुछ बातें जो आप चाहते हैं आपको आपके हाथों में दी जाए वो आपके हाथों में ही रहेंगी। रेसिडुअल पावर या अवशिष्ट शक्तियां जो है देसी रियासतों को देने की बात की गई ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में, ये इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स बीइंग डिस्कस्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू ड्यूरिंग द प्रपोजल ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब आगे देखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी ना, तो इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अब इतनी बड़ी देश के लिए कानून बनाने थे उनको, अलग अलग आर्टिकल्स, अलग अलग क्लॉजेस, बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून लेकर आने थे। तो अब सिर्फ कुछ लोग, तो मुट्ठी भर लोग तो कर नहीं पाते, है ना। तो हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, या किसी स्कूल में ही, हम जब स्कूल में थे तो हम देखते थे ना कि लॉस एंड फाउंड वाला डिपार्टमेंट अलग है, और क्लीननेस चेक करने वाला डिपार्टमेंट अलग है, अटेंडेंस चेक करने वाला डिपार्टमेंट अलग है, फ़ी कलेक्ट करने वाला डिपार्टमेंट अलग है, एग्ज़ाम कराने वाला डिपार्टमेंट अलग है। तो जब एक स्कूल में इतने सारे डिपार्टमेंट्स, इतने सारी कमिटीज़ होती हैं, वैसे ही एक देश के लिए ऑर्गेनाइजेशन तैयार, एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करने के लिए, रूल्स तैयार करने के लिए अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई। ठीक है, तो हर एक कमिटी में कुछ लोग थे और हर एक कमिटी अपने हिसाब से कानून बना रही थी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कितनी कमिटीज़ थी। तो करीब 8 मेजर कमिटीज़ थी, यानी कि बड़ी कमिटीज़ थी, 8 बड़ी, 8 मेजर्स। ठीक है, 8 को हम कैसे कर सकते हैं, 8 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 8 और बी, तो 8 बिग कमिटीज़ थी एंड रेस्ट आर स्मॉल कमिटीज़, माइनर कमिटीज़, बाकी छोटी छोटी कमिटीज़ थी। तो 8 मेजर यानी कि 8 बड़ी कमिटीज़ में हम देखते हैं, पहली कमिटी आती है यूनियन पावर कमेटी, हिंदी में इसको बोलेंगे संघ शक्ति कमेटी। तो यूनियन पावर कमेटी जी, आपको ये सारे कमिटीज़ के हेड याद रखने हैं। तो यूनियन पावर, संघ की शक्ति, यानी कि सेंट्रल को जो पावर प्रोवाइड कर रही थी वो कौन कमेटी थी, और उसके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ संविधान, मतलब सेंट्रल के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, सेंट्रल के लिए जो रूल्स बनाए जाएंगे, उस कमेटी के भी हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अब देखना, यूनियन को पावर दी और यूनियन को कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, दोनों की ही कौन है, जवाहरलाल नेहरू। तो यूनियन के लिए जवाहरलाल नेहरू जी आ गए। फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, अब जो देसी रियासतें जो थी, जो इंडिया में शामिल हो रही थी, उनके लिए, या हिंदी में मैं बोलूँगी प्रांतीय संविधान कमेटी, प्रांतों के लिए, प्रोविंसेस के लिए जो कमेटी बन रही थी, उसके हेड कौन थे, सरदार पटेल। और आपको मालूम है कि सरदार पटेल ही जो है इन्होंने यूनाइट किया, बहुत सारी रियासतों को लेकर आए, मनाकर या डराकर सरदार पटेल ही लेकर आए थे। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थे, इनके हेड थे सरदार पटेल। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के हेड सब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मालूम है कि मैं कौन सा सिंबल यूज़ करती हूँ फॉर दी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जिन्होंने अल्टीमेट बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, प्रारूप बनाया, ड्राफ्ट बनाया, उसमें थे बी आर अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। ठीक है, अब ये पूरा सुनना। तो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज और ट्राइबल एरिया के लिए जो एडवाइजरी कमेटी थी, परामर्श समिति थी, उसके हेड कौन थे, सरदार पटेल। तो जो प्रांत थे यहाँ वहाँ बिखरे थे, और जो माइनर थे, जो माइनर्स भी यहाँ वहाँ बिखरे थे, तो जो बिखरे हुए लोग हैं उनको इकट्ठा करना और उनको अधिकार देना, फंडामेंटल राइट देना, ये किसने इंश्योर किया, सरदार पटेल। तो कैसे याद रखोगे कि प्रोविंशियल यानी कि प्रांत और माइनर या दलितों के लिए जो कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। ठीक है, इन सबके सरदार पटेल जी ही बन रहे थे। ठीक है, रूल ऑफ प्रोसीजर कमिटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर। अब एक बात बताओ, हेड कौन था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हेड कौन था, राजेंद्र प्रसाद। तो जो हेड बोलेगा वही तो रूल्स होंगे। तो रूल जो कमिटी थी, या जो हिंदी में मैं बोलूँगी इसको, जो प्रक्रिया नियम समिति है,
कि क्या रूल्स चलेंगे मेरे ऑफिस में, हेड ही बताएगा। तो हेड कौन था, प्रेसिडेंट कौन था, राजेंद्र प्रसाद जी। तो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के हेड थे। सिमिलरली एक और याद रखना, स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग, गाड़ी में स्टीयरिंग होता है ना, क्या करते हैं स्टीयरिंग से, हम ऑपरेट करते हैं ना, कार कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं संचालन समिति। तो ये भी तो हेड ही बताएगा ना कि मेरी जो है ऑफिस, प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है, अध्यक्ष डिसाइड करता है कहाँ चलना है कहाँ नहीं चलना है। तो क्या रूल्स होंगे, और स्टीयरिंग ये दोनों ही संभालने का किसको था अधिकार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों ही कमेटी के हेड कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। हमेशा लिंक करना, जैसे कि मैं आपको अनअकैडमी पे भी बोलती हूँ बार बार कि हमेशा चीज़ों को लिंक करो, लिंक करने से चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट कमेटी जो थी, जो हिंदी में बोलूँगी राज्यों के लिए जो समिति थी, उसके अध्यक्ष भी थे जवाहरलाल नेहरू। तो यूनियन और स्टेट इनको कौन संभाल रहे थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। लेकिन जो बिखरे हुए थे यानी कि प्रोविंसेस, देसी रियासतें, प्रांत, और जो माइनर और ट्राइबल थे, इनको कौन संभाल रहे थे, सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी सबको मालूम है, BR अम्बेडकर। और स्टीयरिंग संभालना और रूल्स बताना ये किसका था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसके अलावा ये जो कमिटीज़ थी, इनका जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, तो इन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया था, इन्होंने जो प्रारूप बनाया था कि देखिए, सबको बताया इन्होंने कि देखिए इस तरह से मैं संविधान बना रहा हूँ, इस तरह से हम लोग लॉस लेके आ रहे हैं। तो उस पूरे ड्राफ्ट पे कई बार मीटिंग हुई, बार बार मीटिंग हुई, और फाइनली जो है इसको एक्सेप्ट किया गया था 26 जनवरी को। आप जानते हैं कब इम्प्लीमेंट हुआ संविधान, लेकिन वो लेक्चर मैं आपको बाद में तैयार करूँगी। इसके अलावा एक और देख लो, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, प्रारूप समिति जो थी, ये कब बनी थी, कब इसका निर्माण हुआ था, इट वॉज ऑन दी 29 अगस्त 1947। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ये कब बनी थी, 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी, और जिसके हेड बना दिए गए थे BR अम्बेडकर अलॉन्ग विद दी 7 अदर मेंबर्स, 7 सदस्यों के साथ। वो मैं आपको एक अलग ही लेक्चर बताऊंगी ड्राफ्टिंग कमेटी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे हम देख लेते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब एक्सेप्ट किया, जो संविधान बन गया था उसको संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था, और प्रभावी कब हुआ, अभी मैंने बताया था 26 जनवरी 1950 को। कितना टाइम लग गया, टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन, ऐसे ही रखना 2, 11, 18, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे टोटल इस संविधान को बनाने के लिए, और 11 बार मीटिंग हुई थी असेंबली की, है ना, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 11 बार मीटिंग हुई थी, और करीब 64 लाख रुपए भी खर्च हो गए थे। चलो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन पूछा जाता है, कितनी विमेन्स थी दोज हु पार्टिसिपेट इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कितनी महिलाएं थी जिन्होंने संविधान निर्माण में भाग लिया, या जो संविधान सभा की सदस्य थी, तो कुल 15 थी। मैं प्रूफ के साथ बता रही हूँ आपको, देयर आर 15 विमेन्स हु टुक पार्टिसिपेट इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इन दी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर 15 विमेन, आप इनके नाम देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। अच्छा ये मैं बता दूँ आपको, 3 मार्कर्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है MPPSC में, कि गिव द नेम ऑफ एनी 2 वुमेन हु टुक पार्ट इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसे किसी 2 महिलाओं का नाम आपको लिखना था उस क्वेश्चन में जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया था, या संविधान सभा की जो सदस्य थी, है ना। तो आप कोई भी नाम याद रख सकते हैं, जैसे अमू स्वामीनाथन, एनी मस्क्रेन, बेगम एजाज रसूल, दक्षायनी वेलायुधनन, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती देवी चौधरी, पूमिना बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रॉय, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित। अब कुछ नाम जो आप नहीं भूल सकते हैं, सरोजनी नायडू, ठीक है, उसके बाद विजया लक्ष्मी पंडित यानी कि मोतीलाल जी की बेटी और जवाहरलाल नेहरू जी की बहन, ये पहली विमेन एम्बेसडर थी इंडिया की, ये आपको याद रखना है, भारत की पहली महिला राजदूत। तो विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला CM बनी थी, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। उसके अलावा आप नाम याद रख सकते हैं, राजकुमारी अमृत कौर, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। तो आप ये फिर नेहरू कैबिनेट का भी हिस्सा बनी थी,
और कोई नाम याद नहीं रहता तो ये 4 नाम तो आप याद रख ही सकते हैं। वैसे एक बार पढ़ ज़रूर लेना कि कभी भी क्वेश्चन MCQs में पूछा जा सकता है। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर। यदि कहीं कोई डाउट या क्वेरी है या आपको थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट या ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लगती है मुझे करनी चाहिए, देन प्लीज़ लेट मी नो। मैं ट्राई करती हूँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स को ये समझ में आए लेक्चर। So we'll meet in the next session very soon. Thank you very much and do like, share and subscribe the channel. मैंने टेलीग्राम लिंक भी दिया है अब और कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है, तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप किसी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।